हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है कैरेक्टर के बारे में कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है। और इसके अंदर जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 55 तक। और इसके अंदर जो सिविल लॉ है उसके अंदर दे रखा है सेक्शन 52 और सेक्शन 55। और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो कैरेक्टर के बारे में डील करते हैं सेक्शन वो है सेक्शन 53, सेक्शन 53A और सेक्शन 54। और इसके अंदर बेसिकली कैरेक्टर के बारे में बता रखा है कि कैरेक्टर कब कब रेलिवेंट होगा और सिविल लॉ के अंदर कब रेलिवेंट होगा और क्रिमिनल लॉ में कब कब रेलिवेंट होगा। और सबसे पहले जो बात करता है वो है सेक्शन 52। 52 जो है वो बताता है कि जो भी कैरेक्टर अगर कोई सिविल केसेस है उनके अंदर अगर कैरेक्टर किसी पर्सन का है तो वो हमेशा इरेलीवेंट होगा, वहां पर उस पर्सन का कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा सिविल केसेस में। लेकिन सिविल केसेस में दो कंडीशन में कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट हो सकता है। एक तो अगर कोई फैक्ट है और वो अदरवाइज रेलिवेंट है, मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्ट है और वो अन्यथा वो सुसंगत है, तब उस पर्सन का जो कैरेक्टर है उस सिविल केस में तब उसका कैरेक्टर भी रेलिवेंट होगा। और एक अगर वो डैमेजेस के बारे में कोई बात करता है, ऐसा कोई मैटर है जो डैमेजेस से रिलेटेड है, तब उस केस में जो कैरेक्टर है उस पर्सन का सिविल केसेस में वो रेलिवेंट होगा। और कैरेक्टर के अंदर रेपुटेशन भी आती है और डिस्पोजिशन भी आता है, ये दोनों चीजें कैरेक्टर में इंक्लूडेड है। तो सेक्शन 52 बात बेसिकली यही करता है कि जो भी कैरेक्टर है पर्सन का सिविल केसेस में वो हमेशा इरेलीवेंट होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा सिविल केसेस में उस पर्सन का कैरेक्टर। लेकिन दो कंडीशन में रेलेवेंट हो सकता है। एक तो अगर कोई फैक्ट है और वो फैक्ट अन्यथा सुसंगत है, अदरवाइज मतलब रेलेवेंट है, किसी दूसरी तरीके से वो अगर रेलेवेंट होते हैं तब। और अगर वो डैमेजेस के बारे में कोई बात करता है तो उस केस में कैरेक्टर भी रेलेवेंट होगा सिविल केसेस में। बेसिकली ये बात की गई है, मतलब कि सिविल मामलों में ये तथ्य कि किसी संप्रक्त व्यक्ति का सील ऐसा है कि जो उस पर अधिरोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य बना देता है विसंगत है, वहां तक की सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। तो ये सेक्शन 52 में बता रखा है। और जो सेक्शन 55 है वो बात करता है कि जो सिविल केसेस है उसके अंदर कैरेक्टर जो भी पर्सन का है वो अगर कोई अमाउंट जो डैमेजेस की जो उसे मिलने वाली है, जो वो ओ टू रिसीव, वो अगर उसके बारे में अगर उसको अफेक्ट कर रहा है वो उसका कैरेक्टर, तब उसका कैरेक्टर उस पर्सन का रेलेवेंट होगा। मतलब कि अगर ऐसा कोई भी मतलब कैरेक्टर उस पर्सन का है और वो कैरेक्टर उसके डैमेजेस के अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है जो उसे मिलने वाला है, तो उस केस में उस पर्सन का कैरेक्टर सिविल केसेस में भी रेलेवेंट होगा। और इसके अंदर जो सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54 और सेक्शन 55 जो है उनके अंदर जो वर्ड कैरेक्टर है उसके अंदर रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों आते हैं। और जो एविडेंस है वो हमेशा जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का ही दिया जाता है और ना कि किसी पर्टिकुलर एक्ट का दिया जाता है जिससे भी वो रेपुटेशन या डिस्पोजिशन शो होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है एक्सेप्शन सेक्शन 54। उसमें मतलब बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में भी जो है उसकी रेपुटेशन डिस्पोजिशन शो हो सकती है पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू भी, वरना जनरली हमेशा एविडेंस जनरल रेपुटेशन का और जनरल डिस्पोजिशन का ही दिया जाता है। और ये बात कर रखी है कि बेसिकली जो भी वर्ड जो कैरेक्टर है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। कैरेक्टर में इंक्लूड होती है उसकी रेपुटेशन और उसका डिस्पोजिशन, ये दोनों चीजें कैरेक्टर में इंक्लूडेड है बेसिकली। और जो सेक्शन 52, 53, 54 और 55 है उनके अंदर जो वर्ड कैरेक्टर है वो यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है। और इसके अंदर बेसिकली यही बता रखा है कि इन सेक्शंस के अंदर जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो हमेशा जनरल रेपुटेशन का और जो जनरल डिस्पोजिशन है उसका ही दिया जाएगा और ना कि किसी पर्टिकुलर एक्ट का दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है एक्सेप्ट सेक्शन 54 के अलावा, मतलब सेक्शन 54 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उस सेक्शन 54 के अलावा बाकी जितने भी सेक्शंस है जो 52 है, 53 है और 55 है उनमें हमेशा जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का ही एविडेंस दिया जाएगा। ये बेसिकली सेक्शन 55 में बता रखा है। मतलब कि सिविल मामलों में ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। और इसमें जो स्पष्टीकरण है वो धारा 52, 53, 54 और 55 में शील शब्द के अंतर्गत
ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किंतु धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति या साधारण स्वभाव का ही, न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे, साक्ष्य दिया जा सकता है। ये बेसिकली 55 में बता रखा है। और जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर जो सेक्शन है वो है सेक्शन 53, 53A और सेक्शन 54। 53A और जो है 53A बेसिकली जुड़ा हुआ है, और ये नया जुड़ा था इंसर्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से। और जो सेक्शन 53 बात करता है वो बात करता है गुड कैरेक्टर के बारे में, कि जो गुड कैरेक्टर है किसी पर्सन का वो हमेशा रेलेवेंट होगा क्रिमिनल लॉ में। बेसिकली ये बात करता है सेक्शन 53। मतलब जितने भी डांडिक कार्रवाइयां है उनमें ये तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है, ये चीज रेलेवेंट है कि वो पर्सन गुड कैरेक्टर का है, इसको सुसंगत माना जाएगा क्रिमिनल लॉ में। और जो 53A है वो बात करता है कि अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है किसी पर्सन का और वो इन मैटर से रिलेटेड है, जो 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D और 376DA और 376DB, 376E जो इंडियन पिनल कोड के हैं। मतलब बेसिकली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में और जो रेप के बारे में जो भी प्रोविजंस है या इनका कोई अटेम्प्ट करता है, तो उस केस में ये क्वेश्चन कि जो भी कंसेंट है उस विक्टिम की, उसके बारे में कि वो कंसेंट थी या नहीं थी उस पर्सन की जो विक्टिम है, तो जो कैरेक्टर है उस विटनेस का और जो उसका पहले का कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो चीज क्या है वो रेलेवेंट नहीं होगी। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि जो विक्टिम है उसकी कोई कंसेंट थी उस समय, कि देयर वाज कंसेंट ऑफ द विक्टिम, तो जो कैरेक्टर है उस विटनेस का और जो उसका पहले का कोई भी सेक्सुअल कोई एक्सपीरियंस है वो चीज यहाँ रेलेवेंट नहीं होगी। अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रोसिक्यूशन होता है इन मैटर से रिलेटेड और उनमें अगर उसकी कंसेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन होता है, तो उसका कैरेक्टर उस विटनेस का और उसका पहले का जितना भी सेक्सुअल कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो चीज रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। ये 53A में बता रखा है बेसिकली। मतलब कि अगर कोई भी भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 कै, 354 खै, 354 गै, 354 घै, 376, 376 कै, 376 कै खै, 376 खै, 376 गै, 376 घै, 376 घै के, 376 घै खै या 376 ड़ै के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए जहाँ सम्मति का प्रश्न विवाद है, वहाँ पीड़िता के सील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। ये 53A में बता रखा है। फिर सेक्शन 54 जो है वो बात करता है कि अगर कोई बैड कैरेक्टर है किसी पर्सन का वो हमेशा इरेलेवेंट होगा। मतलब कि कोई भी बैड कैरेक्टर अगर कोई पर्सन का है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा क्रिमिनल लॉ में। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन बता रखे हैं कि 2 केसेस में वो रेलेवेंट हो सकता है। एक तो अगर उसका एविडेंस दिया जाता है गुड कैरेक्टर के बारे में और उसका जो बैड कैरेक्टर है वो खुद फैक्ट इन इशू है, तब जो उसका बैड कैरेक्टर होगा वो रेलेवेंट होगा। वरना बैड कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट नहीं होता, वो हमेशा इरेलेवेंट होता है क्रिमिनल लॉ में। लेकिन 2 केसेस में रेलेवेंट हो सकता है बैड कैरेक्टर भी। और वो कब कब होगा? एक तो अगर उसका गुड कैरेक्टर के बारे में कोई एविडेंस दिया जाता है और जो बैड कैरेक्टर था उसका वो खुद एक फैक्ट इन इशू है। और बैड कैरेक्टर जो है उसके अंदर अगर कोई भी पहले उसका कोई कन्विक्शन हो चुका है वो भी यहाँ पर बैड कैरेक्टर के तौर पर शो हो सकता है। उसको बताया जा सकता है कि इसका पहले से कन्विक्शन हो चुका है बेसिकली। मतलब कि अगर कोई भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है तो उसमें जो अक्यूज पर्सन है उसका अगर कोई बैड कैरेक्टर है तो वो हमेशा इरेलेवेंट ही होगा। लेकिन अगर कोई भी एविडेंस दिया जाता है कि उसका कोई पहले गुड कैरेक्टर था जिसमें वो रेलेवेंट हो सकता है उसका बैड कैरेक्टर भी, और ये सेक्शन उन केस पर अप्लाई नहीं करेगा। मतलब कि बेसिकली जो सेक्शन है ये वो उन केसेस में अप्लाई नहीं करेगा जहां बैड कैरेक्टर उसका खुद ही एक फैक्ट इशू है। उस केस में जो बैड कैरेक्टर है वो भी रेलेवेंट हो सकता है और जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो भी एक एविडेंस के तौर पर हो सकती है बैड कैरेक्टर की। बेसिकली ये बात इसमें कर रखी है कि जो भी बैड कैरेक्टर होता है वो रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन वो रेलेवेंट हो सकता है। और वो रेलेवेंट कब कब होगा? एक तो अगर रिप्लाई जो है उस केस में बेसिकली उसमें ना हो सकता है। मतलब बेसिकली जो भी चीज बता रखी है कि डांडिक जो कार्रवाई है उनमें ये तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दिया गया हो कि
वह अच्छे सील का है जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। और इसमें 2 स्पष्टीकरण बता रखे हैं। सबसे पहले तो ये कि यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य है और जो पूर्व दोष सिद्धि है वो बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। मतलब बेसिकली जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो क्या है, वो रेलिवेंट है उसके बैड कैरेक्टर के एविडेंस के तौर पर। मतलब पहले कन्विक्शन जो उसका हो चुका है उसको बैड कैरेक्टर के तौर पर उस चीज को एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं कि इसका पर्सन का बैड कैरेक्टर था क्योंकि इसका पहले कन्विक्शन हो चुका है, तो उस चीज को एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। और ये बेसिकली सेक्शन 54 में दे रखा है। मतलब बेसिकली हमेशा गुड कैरेक्टर ही रेलिवेंट होता है क्रिमिनल लॉ में, बैड कैरेक्टर मतलब रेलिवेंट नहीं होता, वो इरेलीवेंट होता है। लेकिन 2 केसेस में बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट हो सकता है। और वो कब कब हो सकता है, एक तो अगर उसका गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाता है तब, और एक अगर जो बैड कैरेक्टर है वो खुद एक फैक्ट इन इश्यू है तब। तो ये बेसिकली सेक्शन 54 में दे रखा है और बाकी की जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।